13 अगस्त 2024 को मुजफ्फरपुर के बरूराज इलाके का रहने वाला जयप्रकाश शाम करीब 7:30 पर अपने घर से निकला। उसने अपनी भाभी से कहा कि वह किसी दोस्त से मिलने जा रहा है और जल्द ही वापस आ जाएगा। घर वाले उसकी राह ताकते रहे, लेकिन जयप्रकाश रात भर घर नहीं लौटा। रात करीब 10:30 पर जब परिवार ने जयप्रकाश के फोन पर कई बार कॉल किया और हर बार फोन स्विच ऑफ मिला, तो उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई। जयप्रकाश के बूढ़े माता पिता तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका बेटा किसी जरूरी काम से निकला था और यह कहकर गया था कि वह जल्दी लौट आएगा, लेकिन रात भर न उसका कोई पता चला, न ही फोन चालू हुआ। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और जयप्रकाश की तलाश में जुट गई। दूसरी तरफ परिवार के लोग भी पूरी रात बेचैनी में बिताते रहे। अगले दिन 14 अगस्त की सुबह करीब 6 बजे या 7 बजे मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र स्थित सहजानंद कॉलोनी की गली नंबर 9 में सनसनी फैल गई। कॉलोनी के लोग जब अपने घरों से बाहर निकले तो उनकी नजर एक संदिग्ध बोरी पर पड़ी। बोरी का आकार और वजन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ भारी चीज हो। धीरे धीरे सहजानंद कॉलोनी की गली नंबर 9 में लोगों की भीड़ जमा होने लगी। वहां मौजूद कुछ लोग हिम्मत जुटाकर बोरी के पास गए और उसे खोलने लगे। बोरी के अंदर एक सूटकेस रखा हुआ था। जब उस सूटकेस को खोला गया तो जो नजारा सामने आया उसने सभी को दहशत में डाल दिया। लोग चीखते चिल्लाते हुए वहां से भाग खड़े हुए। सूटकेस के अंदर एक शव था जो बुरी तरह से क्षत विक्षत था। लाश का सिर धड़ से अलग था और उसकी आंतें बाहर निकली हुई थीं। तेज बदबू से वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया। कॉलोनी के लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन कर इस खौफनाक मंजर की जानकारी दी। कुछ ही मिनटों में सहजानंद पुलिस मौके पर पहुंच गई और सूटकेस की दोबारा जांच की। शव की हालत देखकर पुलिस को भी शक हुआ कि यह मामला एक जघन्य हत्या का है। वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी मृतक की पहचान नहीं कर सका। पुलिस को अंदेशा हुआ कि इस व्यक्ति की हत्या कहीं और की गई होगी और लाश को सूटकेस में भरकर यहां फेंक दिया गया। पुलिस ने शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आसपास के सभी थानों में सूचना दी कि अगर किसी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई हो तो वे संपर्क करें। कुछ ही देर में पता चला कि बरूराज थाना क्षेत्र में जयप्रकाश नाम के एक युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। वह पिछले दिन से लापता था। इस जानकारी के बाद सहजानंद पुलिस ने बरूराज पुलिस से संपर्क किया और जयप्रकाश के माता पिता को तुरंत सहजानंद पुलिस स्टेशन बुलाया। सहजानंद पुलिस ने जयप्रकाश के माता पिता को हॉस्पिटल की मोर्चरी ले जाकर शव की पहचान कराई। जैसे ही उन्होंने शव देखा, उनका कलेजा फट पड़ा और वे दहाड़े मारकर रोने लगे। वह शव जयप्रकाश का ही था। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर जयप्रकाश को इतनी बेरहमी से किसने और क्यों मारा। जयप्रकाश का किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी। जब पुलिस ने इस मामले में जयप्रकाश के परिवार वालों से पूछताछ की तो उसकी मां रंभा देवी ने जो खुलासा किया, उसने पुलिस समेत मोहल्ले के लोगों को भी हैरान कर दिया। रंभा देवी ने बताया कि जयप्रकाश उनका सबसे छोटा बेटा था, जो एक काबिल इंजीनियर था और गोवा में एक अच्छी नौकरी कर रहा था। लेकिन जयप्रकाश की जिंदगी में एक राज छिपा था, जो अब सामने आ रहा था। उन्होंने बताया कि ललिता नाम की एक लड़की, जो रिश्ते में जयप्रकाश की ममेरी बहन की ननंद लगती थी, सहजानंद कॉलोनी के अहियापुर इलाके में रहती थी। इस रिश्तेदारी के कारण जयप्रकाश कभी कभी ललिता के घर जाया करता था। उनकी मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। 2021 में यह रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों ने शारीरिक संबंध भी बना लिए। लेकिन इसके बाद ललिता बीपीएससी बीपीएससी की तैयारी के लिए पटना चली गई। वहां उसने एक किराए का कमरा लिया और पढ़ाई में जुट गई, जबकि जयप्रकाश अपनी नौकरी के लिए गोवा चला गया। भले ही जयप्रकाश और ललिता अलग अलग शहरों में रहने लगे थे, लेकिन उनके बीच बातचीत का सिलसिला जारी रहा। फोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स के जरिए वे दोनों जुड़े रहते थे। इसके अलावा जयप्रकाश अक्सर गोवा से ललिता से मिलने सहजानंद कॉलोनी आता था।
इन मुलाकातों के दौरान उनकी प्राइवेसी का फायदा उठाकर जयप्रकाश ने ललिता के कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए थे। वहीं दूसरी तरफ ललिता ने भी जयप्रकाश पर पैसों की डिमांड करना शुरू कर दिया था। जयप्रकाश, जो ललिता से बेहद प्यार करता था, उसकी हर डिमांड पूरी करता रहा। वह हर महीने अपनी कमाई में से कुछ पैसे ललिता को भेजता था। इस रिश्ते की भनक जब ललिता के घर वालों को लगी तो उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी। 2023 के अंत में ललिता के परिवार वाले शादी की बात पक्की करने के लिए जयप्रकाश के घर गए, लेकिन उस दिन जयप्रकाश के परिवार वाले घर पर नहीं थे और यह बातचीत अधूरी रह गई। फिर 2024 के अगस्त में अचानक ललिता ने जयप्रकाश को मिलने के लिए बार बार बुलाना शुरू किया। उस समय जयप्रकाश गोवा में अपने काम पर व्यस्त था, लेकिन ललिता के लगातार कहने पर वह 13 अगस्त को गोवा से अपने घर बरूराज लौट आया। उसी दिन शाम 7:30 पर जयप्रकाश ने अपनी भाभी से कहा कि वह बाजार से सब्जी लेने जा रहा है, लेकिन सब्जी लेने निकला जयप्रकाश फिर कभी लौटकर घर नहीं आया। जयप्रकाश ने 13 अगस्त की शाम 7 बजे अपनी भाभी से कहा, हम मार्केट जा रहे हैं, सब्जी लेकर आते हैं, आप खाना बनाइए, फिर साथ खाएंगे। लेकिन वह घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटा। अगले दिन यानी 14 अगस्त की सुबह सहजानंद कॉलोनी की गली नंबर 9 में एक सूटकेस में बंद शव बरामद होने की खबर से सनसनी फैल गई। जयप्रकाश के परिवार वालों को सूचना मिलते ही वे हॉस्पिटल पहुंचे। सबसे पहले उसका बड़ा भाई और भाभी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। शव देखते ही उन्होंने पहचान लिया कि वह कोई और नहीं बल्कि उनका अपना जयप्रकाश था। शव की पहचान होने के बाद भी सवाल जैसे का तैसा था। आखिर जयप्रकाश का कत्ल किसने और क्यों किया? पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। सहजानंद कॉलोनी में जहां से शव मिला था, पुलिस ने आसपास के घरों में जाकर पूछताछ शुरू की और इलाके में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने लगी। जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज में चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। घटनास्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक कैमरे में रात के वक्त 3 लोग साइकिल पर एक भारी बोरी ले जाते हुए दिखाई दिए। फुटेज में दिखा कि वे लोग थोड़ी दूर जाकर उस बोरी को घटनास्थल पर फेंक कर वापस चले गए। हालांकि सीसीटीवी में उन लोगों के चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, जिससे पुलिस के लिए उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। लेकिन पुलिस ने इस सुराग को आधार बनाकर मामले की गहराई से छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने जयप्रकाश की कॉल डिटेल्स की जांच शुरू की, क्योंकि यह संभावना थी कि वह घटना वाले दिन अपनी भाभी से सब्जी लाने की बात कहकर किसी जान पहचान वाले से मिलने गया हो और उन्हीं लोगों ने उसकी हत्या कर दी हो। कॉल डिटेल्स की जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जयप्रकाश पिछले कई दिनों से लगातार ललिता से संपर्क में था। यहां तक कि 13 अगस्त को घर से निकलने के बाद भी उसने सबसे आखिरी बार ललिता को ही फोन किया था। इसके बाद पुलिस ने जब रंभा देवी के बयान, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स का मिलान किया, तो शक की सुई सीधे ललिता की ओर घूम गई। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि जयप्रकाश के नंबर पर आखिरी कॉल ललिता ने ही किया था।